प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का फिर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोकतांत्रिक राजनीति, जी हाँ, कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। इसके वन लाइनर को आज के वीडियो में हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी से। आपने पाठ पढ़ा होगा सत्ता की साझेदारी, उसको हम वन लाइनर के माध्यम से समझते हैं। उसमें दो देशों के बारे में बताया है, एक तो बेल्जियम के बारे में बताया है और एक श्रीलंका के बारे में बताया। बेल्जियम के बारे में कुछ बातें हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये आकार में बहुत छोटा देश है और किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। श्रीलंका में अधिकतर सिंगली भाषा बोलते हैं और वहां पर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। तो श्रीलंका में अधिकतर कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंगली भाषा बोलते हैं और वो बौद्ध हैं, और कुछ लोग तमिल भाषी हैं जो कि हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। अगला कथन है कि सन 1956 में श्रीलंका की राजभाषा सिंहली घोषित की गई। ये प्रश्न आ सकता है कि सिंहली को श्रीलंका की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1956 में। बेल्जियम राज्य की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग राज्य से जुड़ी हुई हैं। बेल्जियम राज्य की सीमा 4 देशों से, 4 राज्य से जुड़ी हैं। कौन कौन से हैं? फ्रांस है, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। बेल्जियम राज्य के 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। साथ ही साथ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स है। और बेल्जियम राज्य स्वतंत्र कब हुआ? सन 1830 में। बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र सन 1948 में बना और श्रीलंका में तमिल लोग अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक यानी कि जिनकी संख्या कम है, क्योंकि श्रीलंका में ज्यादा कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं? सिंहली भाषा बोलने वाले हैं। तो यहां पर हमें याद रखना है कि तमिल लोग अल्पसंख्यक हैं और श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? वर्ष 1948 में। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत था। बहुमत का मतलब जिसकी संख्या ज्यादा थी। श्रीलंका में विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई थी। श्रीलंका के संविधान में प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। श्रीलंका 2 समुदायों तमिल और सिंहली में बटा हुआ है। श्रीलंका में तमिलों ने तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसरों की मांग के लिए संघर्ष किया। तमिल ईलम, वहां पर तमिल भाषी लोगों ने अपनी सरकार अलग बनाने की मांग करी, तमिल ईलम। यहां पे एक बेल्जियम की लाइन रह गई है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार के चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा, डच और जर्मन भाषी वहां पर ज्यादा मात्रा में है। तो यहां पर बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी भी है। बेल्जियम में संघात्मक शासन व्यवस्था है। बेल्जियम में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने वाले लोग भारत से लाए गए थे। ये किस प्रदेश की बात हो रही, किस देश की बात हो रही है? ये श्रीलंका की बात हो रही है कि औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने वाले भारत से लाए गए थे। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। बेल्जियम में डच भाषी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्मावलंबियों सिंहली को नेतृत्व करते थे। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। श्रीलंका में बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों का नेतृत्व करते थे। किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध के समान लगे उसे गृह युद्ध कहते हैं। आपका
2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, गृह युद्ध क्या है? तो किसी देश में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध के समान लगे, गृह युद्ध कहलाती है। यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका में तमिल और सहेली समुदायों के बीच संघर्ष हुआ। सत्ता का सीधा बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है, इसे हम सीधा बंटवारा कहते हैं। और श्रीलंका राज्य में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष 2009 में हुई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने अध्याय 1, जो हमारा अध्याय श्रीलंका और बेल्जियम पर आधारित था, जिस अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी, उसके हमने यहाँ पर वन लाइनर को समझा, उसको जाना। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।